नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में 7 नगर निगमों और 116 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 28,456 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं, जिसके साथ शुक्रवार को नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। चुनावाधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया के पहले 2 दिनों में 9,276 नामांकन प्राप्त हुए, लेकिन अंतिम दिन नामांकनों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। अकेले शुक्रवार को 19,180 नामांकन दाखिल किए गए हैं। कांग्रेस, BRS और भाजपा जैसी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राज्य अधिकार पार्टी और BSP के उम्मीदवारों ने भी बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज से चुनाव प्रचार में तेजी आने की उम्मीद है। नामांकन प्रक्रिया में कई राजनीतिक परिवारों ने भाग लिया है। कई नगर पालिकाओं में विवाहित जोड़ों ने अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना है, जिससे कुछ स्थानीय निकायों में होने वाले चुनाव पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और BRS अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को एक बार फिर से SIT की ओर से नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने CRPC की धारा 160 के तहत ये निर्देश दिया है कि 1 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे अपने हैदराबाद स्थित नंदीनगर आवास पर मौजूद रहें। जांच एजेंसी ने KCR द्वारा एरोवली में पूछताछ कराने की मांग को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि ये पूछताछ केवल उनके आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज पते पर ही होगी। 30 जनवरी को जारी इस आधिकारिक पत्र में SIT अधिकारियों ने कहा है कि प्रकरण संख्या 243/2024 के संबंध में उन्हें साक्ष्य के रूप में शामिल किया जा रहा है। नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रिकॉर्ड अत्यंत संवेदनशील हैं और सुरक्षा कारणों से उन्हें यहां से कहीं और ले जाना संभव नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि KCR की उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, लेकिन रिकॉर्ड की प्रकृति को देखते हुए उन्हें अपने हैदराबाद आवास पर आना होगा। ये भी कहा गया है कि पुलिस स्टेशन के पास उपस्थित होने की पिछली बाध्यता को उनके आवास पर जाँच के लिए शिथिल किया गया है, लेकिन स्थान बदला नहीं जाएगा। अब सभी की निगाहें 1 फरवरी को होने वाली इस कार्रवाई पर टिकी है। यह नोटिस उस समय आया है जब राज्य में राजनीतिक गहमा-गहमी चरम पर है। जांच एजेंसी का ये कदम ये दर्शाता है कि वो मामले की गंभीरता को समझते हुए किसी भी तरह की राजनीतिक दबाव या सुविधाओं को नजरअंदाज करने के मूड में है। अब देखना है कि KCR इस नोटिस के बाद क्या रुख अपनाते हैं और क्या वो अपने एरोवली में पूछताछ की मांग पर अडिग रहते हैं या एजेंसी के निर्देशों का पालन करते हैं। हमें सबको एक ही बोलना चाह रहा हूँ, अरे 160 CRP नोटिस के हिसाब से ओनली विटनेस साक्षी मानते हुए बुलाते हैं। वो KTR को वैसे बुलाया है, संतोष को वैसे बुलाया है, केसर वैसे बुलाया है। उनको 60 साल होने के बाद जो कोर्ट कंजन में रहता, 60 साल होने के बाद जो उम्र रहते ना, उनको जहाँ बोलते वहाँ प्रीवियस है वहाँ बुला के उनको बात करते। वहाँ उन्होंने एरेवाली बोलते एरेवाली आते हैं, काश्मीर बोलते काश्मीर भी आते। हर बार तुम पॉलिटिक्स कैसे KTR जी आपको नहीं मालूम है क्या? जो हुकूमत के टाइम पे आपके जो है ना माजी मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री थे, आप मंत्री थे, हरीश राव मंत्री था और संतोष राव MP था और उनका पूरा शैडो था पूरा। वो बोलिए जब हर बात बोलने के बाद फोन टैपिंग हुआ, हाँ हुआ, बोल कौन बोले? कालवा कुंडला कविता, डॉटर ऑफ कालवा कुंडला चंद्रशेखर राव, उन्हें बोले मेरा और मेरा 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 हस्बैंड का भी फोन टैपिंग हुआ। बोले वो सच नहीं है क्या? वो बोले आप जो सच हुआ बात को बोले तो भी आप ऐसा बात कर रहे क्या? सिट अपना काम कर रहा है। जो कानून के खिलाफ जाने वाला, जो कानून के पास जाने वाला, किसी को भी पुलिस डिपार्टमेंट रहे तो कानून किसी को नहीं छोड़ती। वो सीट रहे दो, वो कौन से दो, सीट अपना काम अच्छा कर रही है। वो किसी को, हम कांग्रेस के भी हमारे अध्यक्ष महोदय को भी बुलाए, हमारे महेश गौड़ साहब को बुलाया ना, सीट बुलाया ना, नहीं बुलाया क्या? हर एक को बुला रहे, किसको नहीं। उसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन विटनेस है, कौन कौन साक्षी माने हुए, कौन कौन पूरे बुला के बात कर रहे हैं। हर बार राजनीति करने के आज से KTR। आज सुबह कोटी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के ATM पर आर्म्ड रॉबर ने गोलीबारी कर 6 लाख रुपए नकद लूट लिए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक सुबह लगभग 7:08 पर सैयद जैदुल्ला कादरी का डायल 100 पर एक कॉल आया, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 लाख रुपए नकद जमा करने के लिए SBI कोटी शाखा पहुंचे थे। जब वो बैंक परिसर में थे तभी 2 अज्ञात व्यक्ति एक एक्टिवा स्कूटर पर आए और अचानक नकदी से भरा बैग छीन लिया। घटना के दौरान हमलावरों ने कथित तौर पर गोली चलाई, जिससे बैंक कर्मचारियों और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गोलीबारी में पीड़ित के पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान करने के लिए बैंक परिसर और आसपास के इलाकों से CCTV फुटेज की जांच की जा रही है।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के डी रामाराव ने बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के प्रति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के रवैये पर सवाल उठाए और शुक्रवार देर शाम विपक्ष के नेता के घर पर एसआईटी द्वारा नोटिस चिपकाने पर कड़ी आपत्ति जताई। ये सब तब हुआ जब बीआरएस प्रमुख ने स्वयं पुलिस को दिए अपने बयान में अपना आवासीय पता साझा किया था। उन्होंने इस पर बताया कि जांच अधिकारियों ने रात में जब घर में कोई नहीं था उनके आवास पर नोटिस की एक प्रति चिपका दी, केवल शैतानी आनंद लेने के लिए। रामाराव ने पूछा कि क्या यह अहंकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों से उनके आवास पर ही पूछताछ की जानी चाहिए, लेकिन पुलिस इन नियमों का उल्लंघन कर रही है। वहीं केटीआर ने पूछा कि क्या आपकी पुलिस को एसटीसी की जानकारी है या उन्हें विपक्षी नेताओं को परेशान करने का काम सौंपा गया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि हो सकता है कि आपको कानून और न्याय के प्रति सम्मान न हो, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम इन सभी अवैध मामलों को अदालत में चुनौती देंगे और आपके सभी गलत कृत्यों को उजागर करेंगे, साथ ही उन्हें जनता के सामने भी रखेंगे। तेलंगाना भर में सरकारी स्कूलों और हॉस्टल्स में 2 दिनों के भीतर संदिग्ध खाने की घटना में 100 से ज्यादा छात्र बीमार पड़ गए। घटनाएं संगारेड्डी जिले, खम्मम जिले और वनपर्ती जिले में हुई हैं। संगारेड्डी जिले के वेंकटपुर गांव में स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के 45 छात्र 29 जनवरी दोपहर के खाने के बाद बीमार पड़ गए। छात्रों ने परोसी गई एक करी से बदबू आने की शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ छात्रों को बाद में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। 23 छात्रों को नारायणखेड़ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उनमें से अधिकांश की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है। नारायणखेड़ विधानसभा के विधायक और कांग्रेस नेता संजीव रेड्डी ने अस्पताल का दौरा किया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता चिंतित हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल पर्यवेक्षक को चेतावनी जारी कर ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दोपहर के खाने में मेन्यू के मुताबिक ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल की दोबारा रंगाई के निर्देश दिए और आवश्यकता पड़ने पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। बीआरएस के महासचिव आरएस परवीन ने आज आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी फोन टैपिंग मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के चलते पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीपेट में चंद्रशेखर राव को नोटिस भेजे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रवीण कुमार ने एसआईटी द्वारा पूछताछ के लिए राव को उनके नंदी नगर स्थित आवास पर बुलाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी दोहरा मापदंड अपना रही है और बताया कि पूर्व मंत्री टी हरीश राव को भी उनके हैदराबाद स्थित आवास पर नोटिस भेजा गया था, जबकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में सिद्दीपेट का बता दिया था। साथ ही परवीन ने कहा कि एसआईटी अब चंद्रशेखर राव के चुनाव शपथ पत्र के आधार पर उन्हें नंदीनगर स्थित आवास पर उपस्थित होने के लिए कह रही थी, क्योंकि ये उनका आधिकारिक निवास था। उन्होंने इस रवैये पर सवाल उठाते हुए याद दिलाया कि कांग्रेस मंत्री कुंडा सुरेखा और सीतक्का पहले पूर्व मुख्यमंत्री को समक्का सरलम्मा जथारा में आमंत्रित करने के लिए उनके अरावली स्थित आवास पर उनसे मिलने गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी सरकार द्वारा गठित एसआईटी अब भी उन्हें नंदीनगर में ही उपस्थित होने के लिए कह रही है। प्रवीण कुमार ने कहा कि बीआरएस की सत्ता में रहते हुए भी पुलिस ने रेवंत रेड्डी को उनके हैदराबाद स्थित आवास पर नोटिस भेजे थे, जबकि उनका आधिकारिक आवास कोरनगल में है। उन्होंने अपने मामले का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें भी उनके हैदराबाद स्थित आवास पर नोटिस भेजे गए थे, जबकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपना आधिकारिक पता सिरपुर कागज नगर बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि एसआईटी ने भी यही मानक अपनाया होता तो चंद्रशेखर राव को उनके अरावली स्थित आवास पर नोटिस भेजे जाने चाहिए थे। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने शुक्रवार को सेंट्रल बेंगलुरु में रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के ऑफिस में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रॉय ने उस समय आत्महत्या की जिस समय उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। टीम फाइलों की जांच कर रही थी। इस दौरान उन्होंने ये कदम उठाया। शुरुआती जांच और परिवार ने आरोप लगाया कि रॉय ने आयकर छापों की वजह से ही आत्महत्या की है। रॉय की मौत को लेकर पुलिस ने भी जानकारी शेयर की। इसमें बताया गया है कि यह घटना दोपहर करीब 3:15 पर हुई। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स विभाग की तलाशी चल रही थी। हालांकि सुसाइड के कुछ समय बाद ही आयकर ऑफिस घटनास्थल से रवाना हो गए। ऑफिस कैंपस से सबूत जुटाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड और बयानों की जांच के बाद और मामला साफ होने की उम्मीद है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब सुसाइड किया गया उस समय आईटी का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। बेंगलुरु पुलिस जांच के तौर पर आईटी विभाग से जरूरी जानकारी ले रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि सरकार कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन की मौत की हाई लेवल जांच का आदेश देगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सच्चाई सामने आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता चला है कि जब आईटी अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने जाकर खुद को गोली मार ली।
तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर बीते कुछ समय से ये चर्चाएं तेज थी कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अब उनके हालिया बयानों ने इन सभी अटकलों पर साफ तौर पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले नहीं और राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे उनके नेता हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह निर्धार है। थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं में से एक हैं और इस मुद्दे पर उनकी भूमिका बेहद अहम है। दरअसल थरूर ने यह बयान शुक्रवार को दिया जब हाल ही में उनकी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई थी। इन सब पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा है कि पार्टी में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेता पार्टी छोड़कर जा रहा है। केरल की राजनीति पर बात करते हुए थरूर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में मौजूदा एलडीएफ सरकार को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। साथ ही थरूर ने बताया कि वो राज्य के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की योजना पर काम कर रहे हैं ताकि पार्टी का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। राहुल गांधी को लेकर थरूर ने कहा है कि वो विपक्ष के नेता के रूप में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं और आपसी बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थरूर ने भरोसा जताया कि पार्टी आने वाले समय में एकजुट होकर जनता के बीच जाएगी और मजबूत विकल्प पेश करेगी। वहीं एक्टर से नेता बने विजय ने एक सॉफ्ट पॉलिटिकल सिग्नल दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीतेंगे और राजा बनेंगे, न कि किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। टीवीके के अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें पक्का यकीन है कि उन्हें निर्णायक जनादेश मिलेगा और उन्होंने बढ़ते समर्थन के सबूत के तौर पर अपनी पब्लिक मीटिंग में आने वाली भीड़ का जिक्र किया है। विजय ने कहा है कि मैं जीतूंगा, मैं किंग मेकर क्यों बनूंगा, क्या आपने आने वाली भीड़ नहीं देखी? मैं दशकों से स्टार रहा हूँ और अब मैंने राजनीति में कदम रखा है। ये बदलाव आसान नहीं रहा है। अपनी एक रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को एक गहरा सदमा बताया जो अभी भी उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ये आज भी मुझे किसी न किसी तरह से परेशान करता है। वहीं अपनी फिल्म जननायकन से जुड़े विवाद पर विजय ने कहा है कि अब राजनीति ही उनका भविष्य है, लेकिन उन्होंने माना कि उन्हें प्रोड्यूसर के लिए दुख हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे राजनीति में आने की वजह से मेरी फिल्म को निशाना बनाया जाएगा। मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। वहीं एक्टर नेता ने अपने प्रेरणा स्रोतों के बारे में भी बात की। शाहरुख खान को अपना पसंदीदा एक्टर बताया और MG रामचंद्रन और जयललिता को अपना पॉलिटिकल रोल मॉडल बताया है। विजय ने कहा है कि उनकी राजनीतिक यात्रा दृढ़ विश्वास और लगन से आगे बढ़ेगी क्योंकि वो अपने पहले पूरे चुनावी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।